नमस्कार दोस्तों, आपका धमाकेदार स्वागत है ग्रुप टी व्लॉग्स 2.0 पे। धमाकेदार स्वागत इसलिए क्योंकि कल दिवाली है और कल जो है मैथ और साइंस का जो न्यूमेरिकल का वीडियो आता है और जो टॉप 10 सीरीज का वीडियो आता है वो नहीं आएगा। कल आप लोग कुछ समय निकाल कर दिवाली मनाइए। और हाँ, दिवाली में पटाखे मत फोड़िएगा भी तो जो ग्रीन पटाखे आते हैं उनको फोड़िए ताकि प्रदूषण ना हो, ठीक है। तो जो वीडियो का शुरुआत करने वाला हूँ पहले मैंने कल होमवर्क दिया था उस क्वेश्चन से करूँगा। तो आपको जो होमवर्क क्वेश्चन है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो उससे शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, इसमें बोला गया है पहली 5 भाज्य संख्याओं के माध्य तथा पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर कितना होगा। मतलब पहली जो 5 भाज्य संख्या होंगी, पहली 5 भाज्य संख्या और पहली 5 अभाज्य संख्या, इनका जो माध्य होगा, इनके माध्य के बीच का अंतर ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले आप पहले भाज्य संख्या लिखिए, पहली 5 कौन होती है और पहली 5 अभाज्य कौन सी होती है। तो पहली 5 भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 से शुरू होता है। तो पहली 4 होगी, फिर 6, फिर आपका 8 आएगा और फिर 9 आएगा और 10 आएगा। ये पहली 5 भाज्य संख्याएं हैं। फिर 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी? तो 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, हाँ 2 आएगा, 2, 3, 5, 7 और फिर 9 नहीं आएगा, 11 आएगा। ये देखिए, पहली 5 भाज्य संख्या ये हो गई, पहली 5 अभाज्य संख्या ये हो गई। इन सबको जोड़ देने पर, इन सबको जोड़ के जब 5 से भाग देंगे तो माध्य आ जाएगा, और इनको भी जोड़ देने पर जो आएगा उसको 5 से भाग दे देंगे। अब इनको आपस में माइनस कर दीजिए। जब हम इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 10, 19, 10, 18, 18, 27, 27, 37 बट्टा 5 आ गया। और जब हम इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 5, 10, 28, ठीक है, 28 बट्टा 5 आ गया। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? 37 में से 28 जाने का मतलब क्या हुआ? 9 बट्टा 5 आ गया। इसको जब हम भाग देंगे तो 1.8 आएगा। यानी कि जो 5 पहली भाज्य संख्याओं के बीच और पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य के बीच का जो अंतर होगा वो 1.8 होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो आते हैं आज की सीरीज के पहले क्वेश्चन पे। तो आज की सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोला गया है किसी घन का अभ्यंतर विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है और इस घन का आयतन कितना होगा। देखिए, यहाँ घन की चर्चा है, ना कि वर्ग की। जब भी वर्ग की चर्चा होती है तो पहले वर्ग कुछ इस तरह का बनता है। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है? तो अगर भुजा हमारे पास a है, चारों भुजा a होती है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2a होता है वर्ग का विकर्ण। लेकिन जब भी घन की चर्चा होती है तो घन की चर्चा में उसका जो अभ्यंतर विकर्ण होगा, जो सबसे बड़ा विकर्ण होगा, वो होता है √3a। ये आप याद रखिए, यह है घन का विकर्ण। घन का जो सबसे बड़ा विकर्ण है, घन का विकर्ण जो है वो √3a होता है, ठीक है। और ये वर्ग का विकर्ण है, ये है वर्ग का विकर्ण। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ग का विकर्ण हो गया, ठीक है। अब देखिए, वर्ग का विकर्ण √2a हो गया, लेकिन घन का विकर्ण तो √3a है। इसका मतलब जो हमें अभ्यंतर विकर्ण दे रखा है घन का 8√3, उसको हम किसके बराबर करेंगे? उसको हम बराबर करेंगे √3a के। अब यहाँ √3 से √3 कट जाएगा, यानी कि जो आपका भुजा का मान आया वो 8 आया। भुजा का मान आपका 8 आ चुका है। और किसी भी घन का जो आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो a³ होता है। यानी कि जो आपको भुजा दे रखी है उसका क्यूब कर दीजिए। स्क्वायर जब कीजिएगा तो वर्ग हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल आएगा। लेकिन जैसे ही आप क्यूब करते हैं तो क्यूब में आयतन आता है। तो 8 का जब हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 64 गुना 8। या फिर सीधे आप अगर याद है तो आप ऐसे रख लीजिए, नहीं तो 8 का स्क्वायर आप गुना 8 कर दीजिए, सीधे 512 लिख दीजिए, आपको याद ही होना चाहिए। और ये देखिए घन है, यानी कि इसका आयतन निकाला हमने, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ये कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। दोबारा समझ लीजिए, आपको बोला है कि घन का अभ्यंतर विकर्ण कितना दे रखा है, आपको कितना दे रखा है? 8√3। वो √3a के बराबर होगा। यहाँ से आपने a निकाला, फिर आपने a का क्यूब करके 512 आंसर निकाल दिया। तो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा जो क्वेश्चन आपका है, इसमें आपसे बोला गया है घड़ी को निश्चित राशि में बेचने पर दीपिका को 10% की हानि हुई। देखिए, जो क्वेश्चन है आपको यहाँ दिख ही रहा होगा, यहाँ से पढ़ लीजिए। मेरे पास मोबाइल में उससे देख के बताता हूँ। उस घड़ी को 140 अधिक में बेचने पर उसे 4% का लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है बताना है आपको। देखिए, दीपिका ने 10% की हानि हुई। एक घड़ी को बेचने पर 10% की हानि हुई। हानि यानी कि -10%। 10% की हानि हुई उसे, और 140 अधिक में बेचा, यानी कि उसे 140 में अधिक में बेचा, तो उसे क्या हुआ? 4% का लाभ हुआ। यानी कि पहले हानि हो रही थी, यानी 10% गवा रही थी वो, और बाद में जब उसे 140 अधिक में बेचा उसे 4% लाभ होने लग गया। यानी फर्क कितने का आया? तो फर्क आया 14% का। फर्क कितने का है? देखिए, यहाँ माइनस से प्लस में जा रहा है, मतलब पहले तो 10 कवर करेगा तो 0 पे आएगा, और फिर 4 आगे बढ़ेगा तब
4% पे आएगा, यानी 14% का जो फर्क है 140 के बराबर है। ठीक है, यानी कि 1% कितने के बराबर आएगा, तो 1% आपका 10 के बराबर आएगा। और आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, घड़ी का क्रय मूल्य बोला है, यानी कि कितने में खरीदा गया है, तो खरीद हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो यहाँ 1% जब 10 के बराबर आएगा तो 100% किसके बराबर आएगा, सॉल्व कर लेते हैं। 100% 10 गुना 100 कर देंगे, यानी कि जो आपका क्रय मूल्य है घड़ी का कितना हुआ, 1000 रुपये आया आपका क्रय मूल्य। ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। दोबारा समझ लीजिए, आपको बोला है पहले 10% की हानि होती है, फिर 4% का लाभ होता है, यानी अंतर 14% का है, जो कि 140 रुपये के बराबर दे रखा है। ये 140 रुपये के बराबर है, ये भी 140 10 रुपये के बराबर है। ठीक है, बाकी आप 100% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोला गया है, अनुज अपने बगीचे में 5625 पौधे इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या और पंक्ति मतलब प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान रहती है। मतलब आपसे बोला है, जैसे उसने मान लीजिए एक पौधे लगाए, अब इसे मान लीजिए कोई ये हमारे पास ये खेत है, इस खेत में उसने पौधे लगाए, मतलब उसने एक पंक्ति में उतने ही पौधे लगाए जितने की पंक्ति है। मान लीजिए अगर इसमें 4 पौधे लगाए उसने, यानी कि उसमें 4 ही पंक्ति है, मतलब 4 पंक्ति होगा, 4 पंक्ति होगा इसमें, ये एक नहीं होगा, ये बीच में मैं हटा देता हूँ, यानी कि 4 पंक्ति हुआ। मतलब उसने एक पंक्ति में 4 पौधे लगाए और पंक्ति कितनी है, 4 होगी, यानी कि टोटल पौधे कितने निकलेंगे, अगर 4 पंक्ति है और 4 पौधे प्रत्येक में लगाए, यानी कि 16। अगर मान लीजिए उसने x पौधे लगाए होते, x पंक्ति होती, तो टोटल पौधों की संख्या कितनी आती है, x² आती, बिल्कुल यही आता है x²। अब सेम इसी क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि इतने पौधे हैं, 5625 पौधे हैं, यानी ये भी तो x² के बराबर होगा, क्योंकि कुछ पंक्ति होगी और उतने ही पौधे लगाए होंगे इसने एक पंक्ति में, तो स्क्वायर जब कर देंगे तो इसके बराबर आएगा, यानी कि किसके बराबर आ गया, x² के बराबर आ गया। देखिए अब कई लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने लगेंगे, इसमें से x निकालेंगे अंडर रूट लेके। वो क्वेश्चन भी तरीका ठीक है, लेकिन पहले ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन में देखिए क्या दे रखा है, पहले ऑप्शन में 2813, दूसरे ऑप्शन में 11250, तीसरे ऑप्शन में 2812 और चौथे ऑप्शन में क्या 75। अब मान लीजिए अगर एक पंक्ति में 100 ही पौधे लगाए होते और 100 पंक्ति ही होती, तो कितने पौधे हो जाते, टोटल 10,000 पौधे हो जाते। अगर मान लीजिए एक पंक्ति में 100 पौधे हैं और 100 पंक्तियां हैं, तो टोटल पौधे कितने हुए, 10,000। अब देखिए पहले से ही 10,000 से छोटा है, इसका मतलब ये 100 से जरूर छोटी संख्या होगी। अब देखिए पहला ऑप्शन भी छट गया, इसके मतलब से दूसरा ऑप्शन भी छट गया, तीसरा ऑप्शन भी छट गया, यानी कि डी जो ऑप्शन है, डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, 75 पौधे। 75 पौधे मतलब एक पंक्ति में 75 पौधे हैं और टोटल पंक्तियां कितनी है, 75 पंक्तियां हैं। इसका आंसर डी होगा, बिल्कुल सही। अब दोबारा समझिए, स्क्वायर करके भी चेक कर लीजिए, मैंने आपको तरीका समझाया था स्क्वायर निकालने का। पहले 7 का स्क्वायर कर दीजिए 49, फिर 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, और इसका स्क्वायर हम करें तो स्क्वायर हम लिख देते हैं, तो 7 × 35 दूना 70। आप जोड़ के भी चेक कर सकते हैं, तो 5 2 9 7 16, हाथ में 1 4 1 5, देखिए ये भी आ गया, यहाँ से यहाँ मैच कर गया, इसका मतलब 75 बिल्कुल सही है। तो आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोला गया है कि 8 - 2 √ 15, 8 - 2 √ 15 का अंडर रूट कितना आएगा, आपको ये बोला है निकालने के लिए, इसका अंडर रूट कितना आएगा। देखिए अब देखिए, जो भी अंदर बाहर जो ऑप्शन में संख्या आ रही है उसमें अंडर रूट नहीं लगा हुआ है ऊपर होल में, इसका मतलब जरूर ये अंडर रूट किसी से कट जाता होगा। अब देखिए अंडर रूट काटने का तरीका क्या है, किसी संख्या का मान लीजिए आप स्क्वायर कर दीजिए पहले और फिर उसका अंडर रूट ले लीजिए, तो अंडर रूट तब स्क्वायर से कट जाता है, तो बाकी संख्या बचती है। इसी तरह हमें क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन में, पहले हमें अंदर की संख्या में स्क्वायर बनाना होगा। अगर हम यहाँ स्क्वायर बना देंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। देखिए अंडर रूट कैसे बनेगा। अब मान लीजिए 15 को ऐसे तोड़िए कि उसका गुणा करने पर 15 आ जाए और उसी संख्या को जोड़ने पर 8 आ जाए। अगर हम इसको तोड़ते हैं 5 और 3 के रिस्पेक्ट में, अगर 5 3 को गुना करेंगे तो 15 आएगा और 5 3 को अगर जोड़ते हैं तो 8 आएगा। इसका मतलब ये सही है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिखते हैं 5 + 3 - 2 √15 को हम तोड़ सकते हैं √5 गुना √3 में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल इसमें तोड़ा रास्ता है इसको, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, और बाहर तो अंडर रूट है ही। अगर हम √5 का स्क्वायर मान लेते हैं, अगर इसकी जगह हम √5 का स्क्वायर लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर से वापस अंडर रूट कट के 5 ही आ जाएगा। और हम यहाँ लिखते हैं, अगर हम √3 का स्क्वायर हम कर दें, यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फिर -√5 √3 है, ठीक है, और बाहर का पूरा अंडर रूट है। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया आपका a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, जो कि क्या होता है a² - b² a² + b² - 2ab होता है, ये a - b का होल स्क्वायर का। तो हम इसको a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी हम क्या लिख सकते हैं 5 का अंडर रूट -√3 का होल स्क्वायर,
ठीक है। और अंडर रूट तो ऊपर है ही, अंडर रूट लिख देते हैं। इस अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा √5 माइनस √3 बचेगा। आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये आपको पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है √5 माइनस √3, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपसे कहा गया है एक निश्चित धनराशि को 3 मित्रों राजीव, केवल और अमित के बीच में 2:3:7 में बांटा जाता है। मतलब क्या लिखा हुआ है, राजीव को हम R मान लेते हैं, तो राजीव को हम R लिख देते हैं, राजीव को R। फिर बोला है केवल को हम K लिख देते हैं, और बोला है अमित को हम A लिख देते हैं। उनके बीच कौन से अनुपात में बांटा गया है, 2, 3 और 7 के अनुपात में, ठीक है, इस अनुपात में बांटा गया है। और आपसे बोला यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 अधिक है, मतलब अमित का हिस्सा जो है केवल के हिस्से से कितना अधिक है, 15 अधिक में है, ठीक है। बोला है विभाजित की गई राशि कितनी होगी, टोटल राशि आपसे पूछा गया है। देखिए अनुपात में अंतर कितने का है, अनुपात में केवल और अमित में 4 अनुपात का अंतर है, यानी 4 जो अनुपात है वो कितने रुपए के बराबर आ रहा है। देखिए 4 अनुपात का अंदर 15 रुपए के बराबर आ रहा है। इसका मतलब एक अनुपात का अंतर जो आएगा 15/4, यानी कि आपका इसको 15/4 ही रहने दें ताकि काटने में आसानी होगी, इसको 15/4 ही में छोड़ दीजिए, यानी एक अनुपात का जो अंतर आया वो 15/4 के बराबर आ रहा है, ठीक है। आपसे बोला है कुल राशि कितनी होगी, कुल राशि का मतलब क्या हुआ, जितना अनुपात है उनका जोड़, यानी कि 7 + 3 10, 10 + 2 12, यानी टोटल अनुपात कितना है 12। एक अनुपात का मान 15/4, टोटल 12 अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 गुना कर देंगे। जब 12 हम गुना करते हैं तो 12 अनुपात का मान कितना आएगा, 15/4 गुना 12। जब इसको सॉल्व करते हैं 4 × 12, ठीक है। अब देखिए 15 × 45, यानी कि टोटल जो रुपए है 45 रुपए है। 45 रुपए में तीनों को विभाजित किया गया था, जिसमें केवल को मतलब अमित को केवल से 15 रुपए अधिक प्राप्ति हुई थी। आप चेक भी कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही होगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला गया है एक त्रिभुज की भुजाओं के मापों का अनुपात कितना है, 3:4:5 दे रखा है। यानी एक अगर हमारे पास त्रिभुज है, अगर ये त्रिभुज मान लीजिए हम बनाते हैं, त्रिभुज मान लीजिए, त्रिभुज बोला है सबसे पहले त्रिभुज बना लीजिए। ये नहीं कि पहले कौन सा त्रिभुज बनाए, सीधा त्रिभुज बना लीजिए। आपको बोला है भुजाओं का अनुपात कितना है, 3:4:5, तो लिख दीजिए 3:4:5। अब चेक करिए कैसा त्रिभुज होगा। अब देखिए 3:4:5 होता है, आपको पता होगा। हम इसको क्या करते हैं, x मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता तो नहीं है कितना मतलब है। तो 3x मान लेते हैं, 4x मान लेते हैं, 5x मान लेते हैं। देखिए कईयों को क्वेश्चन आसान लग सकता है, लेकिन मैं इसको पूरा समझाऊंगा, क्योंकि कई नए विद्यार्थी भी होते हैं जिनको समझ नहीं आएगा। तो इसको 3x, 4x, 5x मान लेते हैं। अब x को क्या करिए 1 मान लीजिए। जब हम x को 1 मानते हैं तो 3, 4, 5 आ रहा है इसका भुजा। अब x को करिए 2 मान लीजिए, तो कितना आएगा, 6, 8 और 10 आएगा, ठीक है। अब इतना में मान में हमारा काम आ जाएगा। देखिए अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं कितना आएगा, 9, 4 का स्क्वायर करते हैं कितना आएगा, 16, और 5 का स्क्वायर करते हैं कितना आएगा, 25। अब देखिए 9 + 16 25 आ रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर गई। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज होगा, ये होगा समकोण त्रिभुज। आपका समकोण त्रिभुज आपका आएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रही है, इसलिए समकोण त्रिभुज आएगा। अब देखिए मान लीजिए 6 पे करते हैं, 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36, 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64, 10 का स्क्वायर कितना हुआ, 100। क्या 36 और 64 को जोड़ने पे 100 आ रहा है, यहाँ बिल्कुल आ रहा है, 100 जोड़ने पर आ रहा है। मतलब ये भी एक, मतलब अब x का मान कुछ भी मान लीजिए, अगर x का मान 3 भी मानते हैं तो 9, 12 और यहाँ 15 आएगा, वो भी फॉलो कर जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ये एक समकोण त्रिभुज होगा, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा ये समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला गया यदि माध्य 25 है और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना होगा, ये ज्ञात करना है। देखिए इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ना जानते हुए क्वेश्चन हार्ड लगेगा, लेकिन जब आप फॉर्मूला जान जाइएगा तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। तो मैं आपको फॉर्मूला सबसे पहले लिख देता हूँ। देखिए विचरण गुणांक मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ। विचरण गुणांक का फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, मैं यहाँ नीचे भी लिख देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, मैं बराबर लिख देता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है मानक विचलन बट्टा में कितना होता है, माध्य, ठीक है। मानक विचलन बट्टा में माध्य गुना 100, और ये हमेशा जब आता है ये परसेंट में आता है, मतलब वो अपने असली माध्य से कितना परसेंट विचरण में आ चुका है उसको कहते हैं विचरण गुणांक, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि मानक विचलन कितना है, 5 दिया हुआ है। तो फॉर्मूले में पुट करके देख लीजिए, 5
बट्टा में क्या है, माध्य कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, माध्य 25 है, गुना में 100 करेंगे और ये परसेंट में आएगा ही आएगा। तब जब 5 से काटेंगे तो 5 से कट जाएगा और 5 से काटेंगे जब 100 को तो 20 आ जाएगा, यानी कि जो आपका विचरण गुणांक आएगा कितना आएगा, 20% आएगा। और ये आपका कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ये क्वेश्चन भले ही बहुत आसान था लेकिन कई लोगों को मुश्किल इसलिए लगेगा क्योंकि इसका फॉर्मूला नहीं पता है। फॉर्मूला पता लगने के बाद हर क्वेश्चन आसान हो जाता है, ट्रिक पता होने के बाद हर क्वेश्चन आसान होता है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला गया है यदि या चूंकि 48/144 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 48 है तो इसका LCM ज्ञात करना है आपको। मतलब आपको संख्या दी हुई है, यानी कि पहली संख्या को A मान लेते हैं वो 48 दिया हुआ है, दूसरी संख्या को B मान लेते हैं 144 दिया हुआ है, और आपको क्या दिया हुआ है, आपको HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दो संख्याओं के बीच मतलब कौन सी संख्या जो बिल्कुल दोनों में कॉमन आती है उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है, वो कितना दिया हुआ है, वो भी आपको 48 दिया हुआ है। आपसे पूछा है LCM ज्ञात कीजिए। आपको जो जो क्वेश्चन में दे रखा है पहले उसको लिख लीजिए और फिर निकालना क्या है वो लिख लीजिए। आपको मैंने कुछ दिन पहले फॉर्मूला पढ़ाया था कि LCM गुना HCF किसके बराबर होता है, वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, हर जगह पूछा जाता है। इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं LCM तो हमें निकालना है, LCM को हम x मान लेते हैं, गुना करेंगे HCF कितना है 48 दे रखा है, पहली संख्या क्या है 48 है और दूसरी संख्या क्या है 144 है। इसको सॉल्व करिए, देखिए इसमें 48 है तो 48 कट ही जाएगा, ठीक है। तो x किसके बराबर आ गया, मतलब जो आपका LCM आ गया 144 के बराबर आ गया। मतलब LCM 144 है, संख्या भी 144 है, HCF 48 है, संख्या भी 48 है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, इस क्वेश्चन को आप मतलब मन में भी कर सकते थे। तो इसका जो आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो पहले मैं 9वां क्वेश्चन कराता हूं, फिर मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। तो आपको बोला गया है 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 क्रय मूल्य वाले वस्तु को कितना मूल्य अंकित करना चाहिए। इस पे देखिए 360 क्रय मूल्य वाली वस्तु पे बोला है इसने और 10% छूट के बाद बोला है। मतलब ये जो 360 रुपये है ये 90% के बराबर होगा, तभी तो 10% छूट दी जाएगी। 90% के बराबर होगा। अगर हम 90% के बराबर है तो 1% कितने के बराबर आएगा, आपका 1% 4 रुपये के बराबर आएगा, यानी कि आपका असली जो क्रय मूल्य होगा वो कितना आएगा, आपका 400 रुपये आएगा। बिल्कुल सही, यहाँ तक तो आपको समझ आ ही गया होगा। आपको बोला 25% उसको लाभ तब भी प्राप्त करना है। 25% लाभ प्राप्त करने का मतलब कुछ ज़्यादा रखेगा तभी तो घटा के वापस 25% लाभ प्राप्त करेगा, यानी कि हमें 25% लाभ ज़्यादा निकालना है, यानी कि हमें 125% निकालना है। तो 100% हमारे पास 400 है तो 25% बढ़ाएंगे, यानी कि 400 का 25% क्या आएगा, 400 का 25% आपका आएगा 100 ही आएगा। मतलब उसे वो वस्तु कितने में अंकित करनी चाहिए, तो 400 तो उसका क्रय मूल्य था और 100 रुपये से ज़्यादा बढ़ा के दिया, मतलब वो 500 रुपये होगा उसका अंकित मूल्य। अंकित में फिर 10% छूट देगा और 25% लाभ भी प्राप्त कर लेगा, तो उसे 500 मूल्य रखना चाहिए, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और मैं इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, मतलब कल तो नहीं आएगी, कल तो होली नहीं दिवाली है, बार बार होली ही निकल जाता है मुँह से, क्या करें आदत ही हो गई है। तो मतलब 4 तारीख जो कल है उस दिन दिवाली है, तो दिवाली को क्लास ऑफ रहेगा। मतलब 5 तारीख को नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन करा दूंगा जो मैंने होमवर्क में दिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, मैं चेक करता हूँ, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।